डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ। बीएमसी के रण में एक हुए ठाकरे ब्रदर्स। शिवसेना मन से युक्ति की घोषणा। लखनऊ और नोएडा में बसेगी एआईसीटी। सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएम से मिले। सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला। सीएम ने कहा एआई आने वाले समय में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। यूपी में ठाकरों के बाद बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए ने की बड़ी बैठक। विधायक पीएन पाठक के घर पर 50 से ज्यादा एमएलए हुए इकट्ठा। बैठक के बाद बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। इसरो ने रचा इतिहास। सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार। खतरनाक स्तर पर एक्यूआई दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं टॉप अपडेट्स की। उत्तर प्रदेश को एआई का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक राजू बोगेसिना की मुलाकात में लखनऊ और नोएडा में एआईसीटी विकसित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के रोड मैप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से एआई आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित एआई सिटीज इसी दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में कुल 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डोडेल ने मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित पैसा कानून की नियमावली को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के 15 जिले आएंगे। पैसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई है। विकास योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं तथा सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपराओं को अधिसूचित करेंगी। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। एसआईआर में राज्य की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या कितनी मिली है? चुनाव आयोग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर के आंकड़े जारी किए हैं। एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक कुल 2 करोड़ 12 लाख 30,737 मतदाताओं में से 1 करोड़ 84 लाख 95,920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए 80 से ज्यादा गांवों में तलाशी ली जा रही है। यह अभियान घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर, सांबा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में घर जाकर घर तलाशी ली है। अखनूर सेक्टर के प्रगवाल और आसपास के गांवों में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके अलावा अमीरदा कदल और महाराजा बाजार के घनी आबादी वाले इलाकों में एक्सप्लोसिव हथियार और एम्यूशनल की तलाश के लिए स्वीटनर डॉग और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल भी किया गया है।
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। बेंगलुरु से आने वाला पहला व्यावसायिक विमान 25 दिसंबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। यह ऐतिहासिक घटना हवाई अड्डे के वास्तविक संचालन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान बेंगलुरु से उड़ान भरकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षण उड़ान के सफल होने के बाद नियमित विमान सेवाओं का रास्ता भी साफ हो गया जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ता दबाव काफी हद तक कम होगा। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रशासन के सामने मोर्चा खोल दिया। आज लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिला अधिकारी के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे संदिग्ध लोगों और अवैध घुसपैठियों की एक विस्तृत सूची जिला प्रशासन को सौंपी। आनंद द्विवेदी ने उन लोगों की जांच पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ से शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर खतरा बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने मामले पर जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बदायूं में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ता मालवीय आवास गृह पर एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। यहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नीरव रस्तोगी ने कहा कि संकट के समय भारत बांग्लादेश को संरक्षण देता है, इसके बावजूद वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिला मंत्री उज्ज्वल गुप्ता ने बांग्लादेश प्रशासन पर हिंसक तत्वों के खिलाफ चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। प्रदर्शन में विप और बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा जनपद के कस्बा नौगांवा सादात के मोहल्ला गूला तालाब में मंगलवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संपत्ति विवाद को लेकर एक पत्रकार पर हमला कर दिया गया। मोहल्ला निवासी पत्रकार नवाब रजा उर्फ पप्पू का सरदार आलम उर्फ गुड्डू से वर्ष 2016 से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि शाम करीब 4:30 बजे घर से बाहर निकलते समय सरदार आलम ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सरकार आलम और उनके साथी कसीम हैदर ने पत्रकार और उनके भतीजे आदिल अब्बास पर हमला कर दिया। लात घूंसे और धारदार हथियार से किए गए हमले में पत्रकार नवाब रजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दिन दहाड़े बीच सड़क पर बुजुर्ग को गाली देते हुए जबरन उसके पैर पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। बुजुर्ग का आरोप है कि दबंगों ने उसकी बेनामी की जमीन पर पहले जबरन बाउंड्री गिरा दी। पीड़ित तहरीर से शिकायत करने जा रहा था, तभी उसके साथ सरेआम दबंगई की गई। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए टांडा कोतवाली में 4 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। औरैया के बिधूना तहसील परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। तहसील परिसर में हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष सहायल थाना क्षेत्र के पूर्वा भगत गांव के निवासी हैं। विवाद एक तरफा बैनामा कराए जाने को लेकर हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। तहसील परिसर में मौजूद लोग दहशत में आ गए और कामकाज प्रभावित हुआ। घटना के बाद से तहसील परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली बिल राहत योजना
2025 से 2026 लागू कर दी गई है। सहायक अभियंता विद्युत शंभुनाथ ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ताओं का 100% ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके साथ ही बकाया मूलधन पर भी 25% तक की छूट का प्रावधान किया गया। इस योजना का सीधा लाभ घरेलू 2 किलोवाट तक और वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को मिलेगा। विभाग के अनुसार जितनी जल्दी पंजीकरण कराया जाएगा उतनी अधिक छूट मिलेगी। पहले चरण में सबसे ज्यादा फायदा दिया जाएगा। उपभोक्ता बिजली विभाग कार्यालय जन सेवा केंद्र या uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने उत्कृष्ट कार्य कराने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित सैनिक सम्मेलन के दौरान 56 कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सम्मेलन के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। एसएसपी देहरादून ने कहा कि अनुशासन, ईमानदारी और जन सेवा ही पुलिस की असली पहचान है। उन्होंने सभी कर्मियों से कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए बेहतर कार्य करने का आह्वान किया। सैनिक सम्मेलन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना और सेवा भावना को मजबूत करवाना बताया गया। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी एसडीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में चलाए गए साहसिक रेस्क्यू अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन त्वरित और जोखिम पूर्ण अभियानों के लिए दिया गया है जिनमें दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों समेत विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की पेशेवर दक्षता और मानवीय सेवा भावना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इस उपलब्धि से उत्तराखंड पुलिस और प्रदेश का नाम वैश्विक मंच पर रोशन हुआ। एसडीआरएफ के जवानों की इस सफलता से प्रदेश में गर्व और उत्साह का माहौल है। देवरिया जिले से सामने आ रही है खबर, जहां घने कोहरे के बीच एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के परड़ी मल्ल ठाड़ा 127 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर एक निजी बस रेलवे ट्रैक पर फंस गई। बस बहराइच से देवरिया आ रही थी और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। ढाला बंद होने के दौरान चालक ने जल्दबाजी में बस निकालने की कोशिश की, जिससे संतुलन बिगड़ गया और बस के पीछे के पहिए अलग हो गए। बस अप और डाउन दोनों रेल लाइनों में फंस गई। इसी दौरान मालगाड़ी आने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए गेटमैन ने तुरंत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका और स्टेशन को सूचना दी। समय रहते की गई इस कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बड़ईपुर गांव में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर मामले में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 425 के तहत उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। यह मामला 28 जून 2023 का है, जब सगाई समारोह के दौरान खेत में चाकू से हमला कर विकास बिंद और सुनील बिंद की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी सुदामा बिंद था, जिसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। एडीसीजी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और पुलिस इस मामले में केवल रविंद्र बिंद के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब न्यायिक मोहर लग गई है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में आज कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च रामलीला मैदान में शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए संपन्न हुआ। मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। लोगों ने पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, शव को पेड़ से लटकाया और बाद में आग लगा दी। इस घटना को लेकर क्षेत्र में गहरा रोष और दुख का माहौल देखा गया।
थाना कोना क्षेत्र अंतर्गत गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिस टीम को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक सब इंस्पेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि होमगार्ड के सिर में गंभीर चोट आई। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के महोबा जिले से प्रशासनिक संवेदनशीलता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चरखानी तहसील के चंदौली गांव में तैनात लेखपाल कर पीड़ित किसान को जान से मारने की सलाह देने का गंभीर आरोप लगा। आग लगने की घर का अनाज, गृहस्थी और शादी का सामान जलने के बाद किसान राघवेंद्र मुआवजे की मांग कर रहा था। आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान लेखपाल ने अधिक मुआवजा मांगने पर आपत्तिजनक और अमानवीय टिप्पणी की। अमरिया कस्बे में दुकानों पर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति की पेड़ पर लटकाकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद की तहसील अमरिया में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साइबर सेल ने ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए अहम सफलता हासिल की है। सिरसिया और सोनवा साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जांच सामने आया है कि आरोपी म्यूल बैंक खातों के जरिए लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। इकोना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में घायल स्कूली छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 17 वर्षीय चंद्र प्रकाश जगनजीत इंटर कॉलेज की छात्र था और सौरूरपुर कसिम बनकटी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि विद्यालय से छुट्टी होने के बाद वह साइकिल से घर लौट रहा था। इस दौरान पयागपुर इकोना मार्ग पर अडुआ शराब भट्टी के पास अज्ञात बाइक ने उसे टक्कर मार दी। श्रावस्ती से खबर है, जहां एसपी राहुल भाटी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। नवीन मॉडर्न थाना पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर राजकीय आईटीआई वीरपुर में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां बीती रात नेशनल हाईवे 730 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इकोना देहात के लोहारनपुरवा के पास कार और मैक्स वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मजदूरों से भरी मैक्स पलट गई, जिसमें सवार 16 में से 5 भट्टा मजदूर घायल हो गए। फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।